बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने सब पहलुओं पर विचार करने के बाद सन 1906 में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को अपना लिया। गांधी जी के अनुसार यदि आहार पर नियंत्रण पा लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन भी आसान हो जाता है। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय सादगी। भोग भोगना मैंने शुरू तो किया, पर वो टिक न सका। घर के लिए साथ सामान भी बसाया, पर मेरे मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था, इसलिए 2-3 दर्जन कमीजों और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कमीज रोज नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता ही था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे ये व्यर्थ प्रतीत हुआ। इसीलिए मैंने धुलाई का सामान जुटाया, धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी और धोना सीख लिया। काम का बोझ तो बढ़ा ही, पर नया काम होने से उसे करने में आनंद आता था। पहली बार अपने हाथों धोए हुए कॉलर को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उसमें कलफ अधिक लग गया था और इस्त्री पूरी गर्म नहीं थी। तिस पर कॉलर के जल जाने के डर से इस्त्री को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से कलफ झड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया और वहां के बैरिस्टरों के मजाक का साधन बन गया। पर इस तरह का मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में काफी थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, अपने हाथों कॉलर धोने का मेरा यह पहला प्रयोग है। इस कारण इसमें से कलफ झड़ता है। मुझे इससे कोई अड़चन नहीं होती। इस पर आप सब लोगों के लिए विनोद की इतनी सामग्री जुटा रहा हूं, वो भी मुफ्त में। एक मित्र ने पूछा, पर क्या धोबियों का अकाल पड़ गया है? यहां धोबी का खर्च मुझे तो असह्य मालूम होता है। कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई हो जाती है और इतनी धुलाई के बाद भी धोबी की गुलामी करनी पड़ती है। इसकी अपेक्षा अपने हाथ से धोना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। स्वावलंबन की ये खूबी मैं मित्रों को समझा नहीं सका। मुझे कहना चाहिए कि आखिर धोबी के धंधे में अपने काम लायक कुशलता मैंने प्राप्त कर ली थी और घर की धुलाई धोबी की धुलाई से जरा भी घटिया नहीं होती थी। कॉलर का कड़ापन और चमक धोबी के धोए कॉलर से कम नहीं रहती थी। गोखले के पास स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे की प्रसादी रूपी एक दुपट्टा था। गोखले उस दुपट्टे को अतिशय जतन से रखते थे और विशेष अवसर पर ही उसका उपयोग करते थे। जोहानिसबर्ग में उनके सम्मान में जो भोज दिया गया था, वो एक महत्वपूर्ण अवसर था। उस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया, वो दक्षिण अफ्रीका में उनका बड़े से बड़ा भाषण था। इसलिए उस अवसर पर उन्हें उस दुपट्टे का उपयोग करना था। उसमें सिलवटें पड़ी हुई थीं और उस पर इस्त्री करने की जरूरत थी। धोबी का पता लगाकर उससे तुरंत इस्त्री कराना संभव नहीं था। मैंने अपनी कला का उपयोग करने की अनुमति गोखले से चाही। मैं तुम्हारी वकालत का तो विश्वास कर लूंगा, पर इस दुपट्टे पर तुम्हें अपनी धोबी कला का उपयोग नहीं करने दूंगा। इस दुपट्टे पर तुम अगर दाग लगा दो तो इसकी कीमत जानते हो? यूं कहकर अत्यंत उल्लास से उन्होंने प्रसादी की कथा मुझे सुनाई। मैंने फिर भी विनती की और दाग न पड़ने देने की जिम्मेदारी ली। मुझे इस्त्री करने की अनुमति मिली और अपनी कुशलता का प्रमाण पत्र मुझे मिल गया। अब दुनिया मुझे प्रमाण पत्र न दे तो भी क्या। जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा, उसी तरह नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। हजामत तो विलायत जाने वाले सब कोई अपने हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर कोई बाल छांटना भी सीखता होगा, इसका मुझे ख्याल नहीं। एक बार प्रिटोरिया में मैं एक अंग्रेज हज्जाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए जो तिरस्कार प्रकट किया सो अलग। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा। मैंने बाल काटने की मशीन खरीदी और आईने के सामने खड़े रहकर अपने बाल काटे। बाल जैसे तैसे कट तो गए, पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे तो वे कट ही नहीं पाए। कोर्ट में खूब कह लगे इस बात पर। तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं? सिर पर चूहे तो नहीं चढ़ गए थे? मैंने कहा, जी नहीं, मेरे काले सिर को गोरा हज्जाम कैसे छू सकता है? इसलिए कैसे भी क्यों ना हो, अपने हाथ से काटे हुए बाल मुझे अधिक प्रिय हैं। इस उत्तर में मित्रों को आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उस हज्जाम का कोई दोष भी नहीं था। अगर वो काली चमड़ी वालों के बाल काटने लगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी तो अपने समाज में इसी तरह का छुआछूत और भेदभाव करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मुझे इसका बदला एक नहीं बल्कि अनेकों बार मिला है। और चूंकि मैं
ये मानता था कि ये हमारे दोष का परिणाम है, इसलिए मुझे इस बात से कभी गुस्सा नहीं आया। स्वावलंबन और सादगी के मेरे शौक ने आगे चलकर जो तीव्र स्वरूप धारण किया, उसका वर्णन यथास्थान होगा। इस चीज की जड़ें तो मेरे अंदर शुरू से ही थीं। उसके फूलने फलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यकता थी। वो सिंचाई अनायास ही मिल गई। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय सादगी। वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।